नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए डीसी जनरेटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एसएससी जेई पीजीसीआईएल के लिए सभी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि द डैश जनरेटर हैज़ द पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब ऐसा कौन सा जनरेटर होता है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे ख़राब होता है। तो कौन सा जनरेटर होता है, तो देखिए इसमें सीरीज जनरेटर होता है या फिर शंट जनरेटर होता है या फिर कंपाउंड होता है या तो फिर ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है। तो कौन सा इसमें जनरेटर ऐसा होता है जिसमें से आपका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है सबसे पुअर होता है। तो कौन सा होता है, सीरीज होता है। सीरीज जो है सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे पुअर होता है सीरीज जनरेटर का। और इसके बाद डिफरेंशियल का जो है इसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे पुअर होता है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है। और शंट और लेवल का जो है वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, शंट का सबसे अच्छा होता है और लेवल का भी ठीक होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ से सबसे पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन मतलब सबसे ख़राब वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, तो सीरीज जनरेटर का होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। लैब बाइंडिंग के लिए लैब बाइंडिंग इज सुटेबल फॉर, मतलब लैब बाइंडिंग किसके लिए सूटेबल होता है ये आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है लो वोल्टेज लो करंट डीसी जनरेटर। सेकंड ऑप्शन है हाई वोल्टेज लो करंट डीसी जनरेटर। थर्ड ऑप्शन है हाई वोल्टेज हाई करंट डीसी जनरेटर। और फोर्थ ऑप्शन है लो वोल्टेज हाई करंट डीसी जनरेटर। तो लैब बाइंडिंग होता है जो लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं। तो लो वोल्टेज देखिए कहाँ पर है, पहला ऑप्शन है इसमें लो वोल्टेज और लो करंट, नहीं ये गलत है। देखिए सेकंड ऑप्शन है हाई वोल्टेज लो करंट, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए, ये भी गलत है। तो लो वोल्टेज हाई करंट देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि जो लैब बाइंडिंग होती है लैब बाइंडिंग लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए यूज करते हैं। लैब बाइंडिंग की बात करते हैं तो लैब बाइंडिंग में ए जो होता है पैरेलल पाथ की संख्या पोलो की संख्या के बराबर होती है। और लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं, बेल्डिंग जनरेटर के नाम से भी इसे जानते हैं। और ब्रश की संख्या पोलो की संख्या के बराबर होती है। और लैब बाइंडिंग जो है इक्विलाइजर रिंग का यूज करते हैं हम लोग। इसमें डमिंग कॉयल का जो लैब बाइंडिंग होती है, लैब बाइंडिंग में हम लोग डमी कॉयल का यूज नहीं करते हैं। इतना चीज़ ध्यान रखिए आपसे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए वेव बाइंडिंग किसके लिए सुटेबल होता है भाई साहब, तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है इसमें वेव बाइंडिंग। तो लैब बाइंडिंग आप लोग जानते हैं लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं। तो वेव बाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज करते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, लो वोल्टेज लो करंट के लिए गलत है ये। हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए ये भी गलत हो गया आपका। हाई वोल्टेज लो करंट बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है कि हाई वोल्टेज लो करंट के लिए डीसी जनरेटर के लिए वेव बाइंडिंग का यूज करते हैं। वेव बाइंडिंग की बात करते हैं, देखिए जो इसमें ए होता है पैरेलल पाथ होती है वो कितना होता है, 2 होता है। हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज करते हैं और ब्रश की संख्या जो होती है 2 होती है इसमें। और इक्विलाइजर रिंग इसमें यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें करंट जो है वो समान मिलती है। इसमें हम लोग डमी कॉयल का यूज करते हैं। डमी कॉयल जो होता है रोटर के मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए हम लोग डमी कॉयल का यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी करेक्ट था कि हाई वोल्टेज लो करंट के लिए हम लोग वेव बाइंडिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, डीसी जनरेटर में डमी कॉयल का उपयोग क्या है। तो डीसी जनरेटर में डमी कॉयल देखिए यहाँ से आ ही गया आखिर। तो डमी कॉयल क्या होता है, जिससे हम लोग वेव बाइंडिंग करते हैं। तो वेव बाइंडिंग में कहीं कहीं बीच पे क्या करते हैं, एक गैप कहीं बीच में मतलब छूट जाता है। एक बाइंडिंग के लिए स्लॉट जो होते हैं वो कहीं छूट जाता है। तो उससे क्या होता है, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस होता है रोटर में। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डमी कॉयल का यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें देखिए क्या है कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है कि रोटर के लिए मैकेनिकल संतुलन प्रदान करना होता है, डमी कॉयल का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए डीसी जनरेटर के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो देखिए डीसी जनरेटर के लिए पूछ रहा है यहाँ पर। तो बैक ईएमएफ होता है 2 गुणित सप्लाई वोल्टेज का होता है, या तो फिर बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, या तो फिर बैक ईएमएफ जो होता है सप्लाई वोल्टेज का 4 होता है, या बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का 1/9 गुना होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी ए जो है इसका वो करेक्ट है कि डीसी जनरेटर में मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए कंडीशन क्या होती है, तो बैक ईएमएफ जो होती है सप्लाई वोल्टेज का 2 गुना होता है। और मोटर के केस में अगर आप बात करेंगे तो मोटर केस में क्या होता है कि जो बैक ईएमएफ होता है सप्लाई वोल्टेज का हाफ होता है।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो डीसी जनरेटर के लिए मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए क्या होता है, बैक ईएमएफ जो होता है 2 गुना होता है सप्लाई वोल्टेज का, और मोटर के केस में बात करते हैं तो सप्लाई वोल्टेज का हाफ होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंटरपोल्स आर यूज्ड इन, इंटरपोल्स किस में हम लोग यूज करते हैं, तो इंटरपोल का उपयोग कहाँ करते हैं भाई साहब? देखिए, लैप बाइंडिंग में, वेब बाइंडिंग में, या तो फिर लैब वेब दोनों में करते हैं। तो लैप और वेब बाइंडिंग दोनों में हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल बाइंडिंग करते हैं। इंटरपोल बाइंडिंग को हम लोग कम्यूटेटिंग पोल, कम पोल या बोलते हैं और इन नाम से जानते हैं। और इसका यूज क्या करते हैं, तो आर्मेचर रिएक्शन जो प्रभाव होता है, आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इंटरपोल से यूज करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें है, आप लोग कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। डीसी जनरेटर हैज, डीसी शंट जनरेटर हैज, डीसी शंट जनरेटर जो होता है वो कैसा होता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है स्लाइटली ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक, सेकेंड क्या है अप्रॉक्सीमेटली राइजिंग करेक्टरिस्टिक, कांस्टेंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक, या तो फिर अप्रॉक्सीमेटली फॉलिंग करेक्टरिस्टिक। तो आपका डीसी शंट जनरेटर जो होता है स्लाइटली ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तो जो आप शंट जनरेटर का करेक्टरिस्टिक खींचते हैं, देखिए ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आता है थोड़ा सा ऐसे हल्का सा मतलब ड्रॉपिंग नेचर में रहता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शंट और कंपाउंड जो जनरेटर होता है इसका स्लाइटली ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक होता है। सीरीज जनरेटर जो होता है, सीरीज जनरेटर कैसा होता है, राइजिंग करेक्टरिस्टिक का होता है, क्योंकि उसमें हम लोग जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जैसे लोड को बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज क्या होता है थोड़ा सा बढ़ता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लोड बढ़ाने से जो वोल्टेज बढ़ता है तो उसको हम लोग राइजिंग करेक्टरिस्टिक वाला बोलते हैं। तो शंट जनरेटर जो होता है स्लाइटली ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक होता है, और कंपाउंड जनरेटर भी ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, सीरीज जनरेटर जो होता है वो कैसा होता है, राइजिंग करेक्टरिस्टिक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वेव फॉर्म ऑफ आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी जनरेटर, जो आर्मेचर एमएमएफ होता है डीसी जनरेटर में, आर्मेचर में जो एमएमएफ होता है उसका वेव शेप कैसा होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो देखिए क्या होता है, कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर जो ट्रेंगुलर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि जो आर्मेचर एमएमएफ का शेप होता है कैसा होता है, तो ट्रेंगुलर होता है। एयर गैप फ्लक्स जो होता है कैसा होता है, एयर गैप फ्लक्स की बात करते हैं तो एयर गैप फ्लक्स जो होता है फ्लैट टॉप्ड होता है। मेन फील्ड फ्लक्स जो होता है वो भी फ्लैट टॉप्ड होता है। आर्मेचर फ्लक्स जो होता है कैसा होता है, सैडल नेचर में होता है। और नेट फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण टोटल फ्लक्स जो होता है वो कैसा होता है, तो पीकी नेचर का होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, जो आर्मेचर एमएमएफ होता है, आर्मेचर एमएमएफ ट्रेंगुलर शेप में होता है, और इसके बाद आपका एयर गैप फ्लक्स जो होता है फ्लैट टॉप्ड होता है। मेन फील्ड फ्लक्स जो होता है वो कैसा होता है, फ्लैट टॉप्ड उसका भी होता है। और आर्मेचर फ्लक्स कैसा होता है, तो आर्मेचर फ्लक्स जो होता है वो सैडल नेचर का होता है। सैडल नेचर का मतलब होता है कि ऐसे थोड़ा सा उठ के ऐसे रहता है, जैसे ऊँट का कुबड़ होता है वैसे होता है। ठीक है, और उसके बाद नेट फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो पीकी नेचर का होता है, मतलब ऐसे रहता है, इस टाइप से मैक्सिमम होता है, फिर उसके बाद मिनिमम हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए इससे। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए द कम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन एक्ट एज, जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर कैसे एक्ट करता है, तो पहला ऑप्शन देखिए फुल वेव रेक्टिफायर की तरह, सेकंड हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह, और थर्ड है कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर की तरह, या तो फिर कंट्रोल हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, और इसमें फुल वेव रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है इसमें। और फुल वेव अगर अनकंट्रोल दिया रहता तो वो और अच्छा था। तो यहाँ पर फुल वेव जो कंट्रोल फुल वेव रेक्टिफायर नहीं होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग उस पर नहीं होती है, तो यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर होता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं। यह डीसी जनरेटर के केस में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और मोटर के केस में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए इससे। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, देखिए वेयर द शंट जनरेटर आर वाइडली यूज्ड। शंट जनरेटर जो होता है, शंट जनरेटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं इसके, तो पहला क्या है देखिए, वेयर लोड इज वेरिंग, लोड वेरी करता है तब यूज करते हैं, या तो फिर वेयर द कांस्टेंट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड ओवर ए नैरो लोड रेंज। तो बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कि जो शंट जनरेटर होता है, शंट जनरेटर जो है हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो शंट जनरेटर बैटरी चार्जिंग में कांस्टेंट वोल्टेज को आपको अगर सप्लाई करना होता है तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट है। देखिए सीरीज जनरेटर जो होता है, सीरीज जनरेटर को हम लोग बूस्टर के रूप में या तो फिर फील्ड के एक्साइटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, फील्ड एक्साइटर के रूप में। और शंट जनरेटर जो होता है बैटरी चार्जर में डीजी सेट जो होता है वहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज के रूप में करते हैं। जो अंडर कंपाउंड होता है निकटतम पावर सप्लाई करने के लिए, मतलब एकदम पास में पावर सप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। लेवल कंपाउंड या फ्लैट कंपाउंड जो होता है कम दूरी की पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करते हैं। ओवर कंपाउंड जो होता है, ओवर कंपाउंड अधिक दूरी के लिए पावर को सप्लाई करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो ओवर कंपाउंड यूज करते हैं। और डिफरेंशियल जो कंपाउंड होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो उसको हम लोग यूज करते हैं भाई साहब आर्क वेल्डिंग में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डीसी शंट फील्ड में फील्ड वाइंडिंग किससे बनी होती है, तो देखिए उसमें बोल रहा है कि जो डीसी मशीन होती है, डीसी शंट मोटर होता है, शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो कैसी बनी होती है। देखिए एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, एक शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग की बात कर रही है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसमें इसको हम लोग वोल्टेज ऑपरेटेड कॉइल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और थिन वायर का बना होता है, पतले तार का, और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न का बना होता है। वोल्टेज इसमें क्या होता है, वोल्टेज ऑपरेटेड कॉइल बोलते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग को। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसमें मोटे तार के कम टर्न लगे होते हैं, मतलब थीक वायर और लेस नंबर ऑफ टर्न होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट था, देखिए तो पतले तार के कम घुमाव, नहीं गलत है ये। देखिए मोटे तार के कम घुमाव, ये भी गलत है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का होता है ये। और पतले तार के बहुत सारे घुमाव, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि पतले तार के बहुत सारे घुमाव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द मशीन विच वर्क ऑन डायनेमिकली इंड्यूज ईएमएफ, वह कौन सी मशीन है जो डायनेमिकली इंड्यूज ईएमएफ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो डीसी मोटर नहीं, डीसी जनरेटर जो है डायनेमिकली इंड्यूज ईएमएफ के करता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है स्टैटिक डिवाइस होता है और म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट है, डीसी जनरेटर जो है डायनेमिकली इंड्यूज ईएमएफ पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन पूछा है, मैकेनिकल डिग्री दिया है आपका थीटा एम है और इलेक्ट्रिकल डिग्री थीटा ई है, नंबर ऑफ पोल जो है वो पी है, तो कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है कि थीटा एम इक्वल टू 2 थीटा ई अपॉन पी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर, द पोलरिटी ऑफ डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स्ड बाई, डीसी जनरेटर की पोलरिटी को आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन है देखिए इसमें इंक्रीज द फील्ड करंट, नहीं फील्ड करंट का इंक्रीज करने से कोई मतलब ही नहीं होता है। रिवर्सिंग द फील्ड करंट, तो रिवर्सिंग द फील्ड करंट देखिए बिल्कुल होता है रिवर्स करने से। और सी ऑप्शन क्या है, रिवर्सिंग द फील्ड करंट एंड आल्सो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, नहीं बिल्कुल नहीं, ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं रोटेशन। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कि अगर हमको डीसी जनरेटर के रोटेशन को आपको चेंज करना है तो क्या करते हैं, या तो फील्ड को या तो फिर आर्मेचर को या तो फील्ड को, दोनों को एक साथ मतलब नहीं कर सकते हैं, दोनों को कोई एक को आप कर सकते हैं एक बार में, या तो फील्ड को करिए या फिर आर्मेचर को एक बार में इंटरचेंज करके कर सकते हैं आप। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अप्रॉक्सीमेटली द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ऑफ ए डीसी मशीन, डीसी मशीन में जो लेमिनेशन होता है उसकी मोटाई कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है, तो 0.005 mm नहीं होता है, देखिए 0.05 mm नहीं होता, 5 mm तो बहुत ज़्यादा हो गया, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि जो थिकनेस होती है, थिकनेस की जो लेमिनेशन होती है, लेमिनेशन की थिकनेस जो होती है कितना होती है, 0.3 से लेके 0.5 mm तक होता है। और इसको हम लोग लेमिनेशन इसलिए करते हैं कि ईडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं। नेक्स्ट को है इसमें देखिए, डीसी द सीरीज फील्ड ऑफ शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाई, शॉर्ट शंट जनरेटर की बात कर रहा है। देखिए एक लॉन्ग शंट जनरेटर होता है, एक शॉर्ट शंट जनरेटर होता है, तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फील्ड करंट है
सीरीज फील्ड बाइंडिंग जो होती है किससे एक्साइट होती है, तो लोड के साथ सीरीज में जो होता है सार शंट कंपाउंड में मोटर में क्या होता है कि जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग होती है लोड के सीरीज में कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है लोड करंट के माध्यम से ये क्या होता है एक्साइट होता है। और इसके बाद आपका एक लॉन्ग शंट होता है, तो लॉन्ग शंट में क्या होता है आर्मेचर जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है, तो वो आर्मेचर करंट से एक्साइट होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका डी करंट है कि जो शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर होता है उसकी फील्ड बाइंडिंग जो है लोड करंट से एक्साइट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, डीसी सीरीज डीसी मशीन स्ट्रे लॉस इज द सम ऑफ, जो डीसी सीरीज मशीनें होते हैं उसमें स्ट्रे लॉस किसके किसके होता है, तो कॉपर लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस नहीं होता है। देखिए आर्मेचर कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ये भी नहीं होता है। शंट कॉपर लॉस कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो कौन सा आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस के समेसन को जो है योग को हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रे लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में फील्ड फ्लैशिंग का अर्थ क्या होता है, तो डीसी जनरेटर में फील्ड फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है देखिए, तो न्यूट्रलाइज द रेडियल मैग्नेटिज्म बिल्कुल नहीं होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करना नहीं होता है। क्रिएट द रेडियल मैग्नेटिज्म बाय डीसी सोर्स बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि फील्ड फ्लैशिंग का मतलब होता है कि जैसे आप मोटर को रख दिए हैं और काफ़ी दिन रखने के बाद क्या होता है उसके जो रेडियल मैग्नेटिज्म होता है वो समाप्त हो जाता है, तो उसको फिर से रेडियल मैग्नेटिज्म को इस्टेब्लिश्ड करने के लिए, स्थापित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें फील्ड फ्लैशिंग करते हैं। फील्ड फ्लैशिंग क्या होता है, शंट जनरेटर से हम लोग क्या करते हैं उसको रेडियल मैग्नेटिज्म को क्रिएट करते हैं, या शंट जनरेटर होता है या फिर बैटरी होता है तो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज लेमिनेटेड, जो आर्मेचर होता है डीसी मशीन में आर्मेचर होता है, आर्मेचर को हम लोग लेमिनेट करते हैं, तो लेमिनेट क्यों करते हैं भाई, टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, बाकी कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखा, द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन इज अप्रॉक्सीमेटली व्हेन वेरिएबल लॉसेस आर इक्वल टू, डीसी मशीन के लिए बोल रहा है कि वे जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होगी, कब मैक्सिमम होगी, जब वेरिएबल लॉस किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाएगा, तो डीसी मशीन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। और आपको बताया था अभी कि पीछे क्वेश्चन आया था कि डीसी जनरेटर मैक्सिमम पावर डिलीवर कब करेगी, तो जो बैक ईएमएफ होता है दोगुना होती है सप्लाई वोल्टेज के डीसी जनरेटर केस में, और मोटर के केस में जो बैक ईएमएफ होता है सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है, उस समय मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगी। तो यहाँ पर बोला है मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा, तो वेरिएबल लॉस जो होता है वो कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है, तो मतलब कॉपर लॉस जो होता है आयरन लॉस के बराबर होता है, तब मैक्सिमम पावर जो है एफिशिएंसी होती है मोटर की। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर गिवन गिव्स रिलेशन बिटवीन, जो लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक होता है किसके किसके बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताना है। देखिए वी एंड आई ए गलत है, देखिए ई एंड आई ए ये भी गलत है, ई नॉट और आई एफ ये भी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि लोड सेचुरेशन जो करेक्टरिस्टिक होता है वी एंड आई एफ के बीच में खींचा जाता है। तो देखिए क्या होता है कि एक ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक होता है जिसको हम लोग ओसीसी बोलते हैं, इसको हम लोग नो लोड करेक्टरिस्टिक या मैग्नेटाइजिंग करेक्टरिस्टिक के नाम से भी जानते हैं ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक को, और यह किसके किसके बीच में खींचा जाता है ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक, तो ई नॉट और आई एफ के बीच में ओसीसी खींचा जाता है। इसके बाद आपका एक और करेक्टरिस्टिक आता है इंटरनल करेक्टरिस्टिक, या तो फिर आर्मेचर करेक्टरिस्टिक बोलते हैं इसको, या तो फिर टोटल करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और यह ईजी और आईए के बीच में खींचा जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक को हम लोग लोड करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, तो लोड करेक्टरिस्टिक बोलते हैं तो ये टर्मिनल वोल्टेज मतलब लोड पे जो वोल्टेज मिलता है मतलब टर्मिनल वोल्टेज, और किसके बीच में लोड करंट के बीच में ड्रा किया जाता है। बाकी आप लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक तो पढ़ ही लिए हैं, वी और आई एफ के बीच में ड्रा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डीसी जनरेटर इन डीसी जनरेटर जनरेटेड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ होता है जनरेटेड ईएमएफ होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है ये पूछा जा रहा है, तो फील्ड करंट के, तो करंट के नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है भाई साहब।
और आर्मेचर पैरेलल पाथ के नहीं, डमी कॉयल के नहीं, पोल की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है, P n phi z/60 A होता है। ठीक है, तो आर्मेचर पैरेलल पाथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कौन सा, ई जी इक्वल टू क्या होता है, P n phi z/60 A होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल जो होता है, पोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, डमी कॉयल इन डीसी जनरेटर इज प्रोवाइड टू रिड्यूस। डमी कॉयल जो होता है, डमी कॉयल का हम लोग यूज करते हैं डीसी जनरेटर में। तो इसका मेन काम होता है मैकेनिकल जो अनबैलेंसिंग होती है, मैकेनिकल अनबैलेंसिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग डमी कॉयल का यूज करते हैं। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है यहाँ पर। देखिए कई बार पूछा गया, यूपीआर विंडल में पूछा गया है, बीएसएनएल टीटीएम पूछा गया, एसएससी जेई पूछा गया है, कोल इंडिया लिमिटेड भी पूछा गया है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जो डमी कॉयल होता है, डमी कॉयल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए हम लोग डमी कॉयल का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, डीसी जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो फैराडे के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में होती है, तो रेटिंग किलोवाट में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है यहाँ पर। और अल्टरनेटर की जो है वो केवीए में होती है, मोटर की एचपी में होती है, एनर्जी मीटर की किलोवाट आवर में होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कितना पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। और अगर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका 24 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। बाकी आप वीडियो को देखते रहिए, और बाकी अच्छे से रिवीजन करना हो तो आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा चैनल का कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।